हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चे, 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप भी कर रहे हो, क्लास 10th में हो, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को साइंस का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो भी 2024 बोर्ड एग्जाम का। देखो 2024 का यह पेपर है और कोड आपका 824 AB है। देखो अगर मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं कि अगर साइंस में आप लोगों को 90 या 95 नंबर लेकर आना है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितना मैं पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं, टोटल 7 पेपर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। सातों पेपर का अगर सोल्यूशन आप करके पूरा तैयार कर लेते हो तो यहाँ से 90 से 95 नंबर आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इन पेपरों को बस तैयार कर लो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 824 AB। एक कॉपी बना लो, उसमें सारे पेपर्स जो मैं 7 को पेपर कराऊंगा, सातों पेपर आप नोट कर लो और उसका सलूशन मैं करा देता हूं, बस उसको याद कर लो। बस इतना ही करना है आप लोगों को। देखो सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं बताऊं, समय इस बार भी आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नोट में, तो बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में पूरे के पूरे आप पेपर पढ़ सकते हो। इसके बाद निर्देश अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्रश्न पत्र जो है ना 2 खंडों में विभाजित है। एक खंड अ में, दूसरा खंड ब में। दूसरा है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित है। इसके कहने का मतलब है कि एक तो खंड अ है और खंड ब जो है वो 3 भाग में है। एक उपभाग पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है तीसरा कि प्रश्न पत्र के खंड अ में जो है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को क्या करना होगा, पूर्ण रूप से भरना होगा। वो भी OMR पर, जो OMR सीट मिलेगी उस पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। जो आंसर सही होगा उसको अच्छे तरीके से रंगना है। कह रहा है कि एक बार रंगने के बाद उसे काटना नहीं है, न तो इरेजर और वाइटनर का प्रयोग करके उसे मिटाना है। मतलब एक बार जो आपने रंग दिया तो बिल्कुल रंग दिया। ठीक है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हम। इसके बाद चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का, मतलब टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का, वो भी खंड अ में। फिर कह रहा है कि खंड ब में जो होगा तो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि आप लोगों को लिखना होगा, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया है कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। चलो ये तो निर्देश था। पेपर यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होता है। खंड अ है। खंड अ में हमने बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उस देखो उसमें उपभाग 1 है। ठीक है, उपभाग 1 में सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन। जैसा पहला प्रश्न आप देख सकते हो कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, अगर उसे हम अवतल दर्पण में अगर उसका प्रतिबिंब देखें तो उसका प्रतिबिंब अगर आभासी बनता हो और सीधा बनता हो और साथ ही साथ वस्तु से अगर बड़ा बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो यह कंडीशन फॉलो होगा। ऑप्शन पहला, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, कि वक्रता केंद्र पर, कि वक्रता केंद्र से परे, कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कंडीशन आपको देखने को तभी मिलेगा जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को आप रखोगे, तब ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, नोट कर लो, 1 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी शब्दकोश है, अगर उसमें छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, वो भी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका प्रश्न अगर हम बात करें तो 2023 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लो और याद कर लो। तीसरा अगर हम बात करें तो देखो तीसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस
दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की अगर फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर में है तो कौन सा दर्पण होगा, कौन सा लेंस होगा बताइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है दोनों अवतल होंगे, ऑप्शन बी दोनों उत्तल होंगे, ऑप्शन सी दर्पण जो है अवतल होगा लेंस उत्तल होगा, कि दर्पण जो है उत्तल होगा लेंस अवतल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। इसलिए होगा क्योंकि दोनों की फोकस दूरी माइनस में दिया है, ठीक है। तो दर्पण में अगर माइनस में फोकस दूरी होता है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस में अगर माइनस में फोकस दूरी है तो वह अवतल लेंस कहलाता है, तो दोनों ही अवतल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो चौथा प्रश्न नोट करो कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वो होती है। मतलब कह रहा है कि मानव जो नेत्र हम लोगों का है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है हमारे नेत्र पर, कार्निया पर बनता है कि परितारिका पे कि पुतली पे कि दृष्टि पटल पे बनता है, ठीक है। तो सबको मालूम है कि दृष्टि पटल पे, ठीक है, जिसे रेटिना कहते हैं, रेटिना पर बनता है। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इम्पोर्टेंट था। आगे अगर हम बात करें तो पांचवा प्रश्न देखो बहुत प्यारा प्रश्न है कि अगर दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको हल करके बताया जाता तो बहुत ही बेहतर होगा। हालांकि मैं ऑप्शन बता देता हूँ सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस प्रश्न को जरूर लेकर मैं इसके हल करके बताऊंगा क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको रट जाना है कि 1/4 इसका जो है रेशियो आएगा। हालांकि इसका रूल मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका मेथड बहुत अच्छा होता है इसको लगाने का तरीका। चलो छठवां प्रश्न देख लो कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अगर लघु परिपथ है उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है कि परिवर्तित नहीं होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तित होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लघु परिपथ के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब बहुत फास्ट हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं, सातवां प्रश्न देख लो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं कि गैल्वानोमीटर की एमीटर की मोटर, ठीक है। बताओ बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, तो जनित्र कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे उपभाग 2 देखो, उपभाग 2 में क्या है कि अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है और उसकी एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा रहे हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फिर लोहा प्राप्त हो रहा है। तो अब इस अभिक्रिया को देखकर आपको बताना कि कौन सी अभिक्रिया है, इसमें संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कि यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि रिएक्शन एक बार फिर हम दिखाएं तो देखो यहाँ पे दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो आपको देखने को क्या मिला है कि जब एल्युमिनियम इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एल्युमिनियम तो ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे हो और ऑक्सीजन से Fe को अलग कर दिया, ठीक है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से अगर उसको अलग कर देता है तो जो वह अभिक्रिया कहलाती है वो हमेशा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलो आगे बात करें, 9वां प्रश्न देखो। 9वां प्रश्न है कि एक भूरे रंग का अगर चमकदार तत्व यक्स है कोई भी, अगर उस तत्व यक्स को अगर वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो वह काला हो जाता है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा, ठीक है। कह रहा कोई भी भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसका नाम यक्स है, उसी का नाम पूछा है कि क्या है, अगर उसको हम वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो वह काला हो जाता है। तो तत्व का नाम पूछ रहा है, वो कापर होगा कि जिंक होगा कि सल्फर होगा कि इनमें से कोई नहीं। सबको मालूम है कि कापर होगा क्योंकि कापर को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काला पड़ जाता है। कोई भी कापर का तार ले लीजिएगा, जलाइएगा तो देखिएगा उस पर कार्बन काला पर जम जाता है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 10वां
कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना होता है, मतलब पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल, बिल्कुल प्योर अगर आपका जल है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 0, 1 की 7 की 14। तो सबको मालूम है कि 7 होगा, क्योंकि जब शुद्ध जल होता है ना तो उसका जो पीएच मूल्य होता है 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। चलो बात करते हैं 11वां प्रश्न। 11वां यहाँ पे देखो अधातु है। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि अधातु कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधातु। बाकी ये जो आप लोगों का सोडियम एल्युमिनियम सब ये जो हैं अधातु हैं। आगे अगर हम बात करें 12वां प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सी धातु जो है ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक, पारा, सोडियम, सीसा कि लोहा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीसा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है, सारा पेपर हमको दिखाना है और आपको नोट करना है। अभी से कॉपी बना लो, इस पेपर को नोट करो। ठीक है, इसके बाद है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। सबको मालूम है कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से आंसर अब बताता हूँ। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो उपभाग तीसरा स्टार्ट हो गया, इसमें बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। देखो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि वृक्कों का कार्य होता है, मतलब वृक्क जो होते हैं, वृक्क मतलब किडनी, किडनी का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्सर्जन में जो टॉयलेट हम लोग करते हैं उत्सर्जन का ही कार्य होता है। वो कौन करता है, किडनी काम करता है। ठीक है, चलो बात करते हैं 15वां कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, पुदीना में होती हैं कि आलू में होती हैं, कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि बायोफिल्म में होती हैं, कि इन सभी पर होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा, बायोफिल्म। क्या होगा, बायोफिल्म। चलो 16वां प्रश्न देखो, आनुवंशिक विज्ञान के जनक, सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्रेगर कौन है, क्या आनुवंशिक पूछा है ना, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हाँ ग्रेगर जान मेंडल ही होंगे आनुवंशिक जनक। चलो ठीक है, ये भी क्लियर होगा। 17वां प्रश्न देखो, दो अगर डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, सबको मालूम है कि वह हाइड्रोजन बंध से ही दो डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध द्वारा ही दो डीएनए तंतु जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो डी वाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जल्दी से नोट कर लो, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किस में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अगली बार भी बहुत पढ़ा था, हाइड्रा में। ठीक है, चलो बात करें 19वां प्रश्न, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब कि कौन से पौधे पर मेंडल ने आनुवंशिक को जो नियम दिया था वो कौन सा पौधा था। तो उद्यान मटर था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात करें 20वां कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो मादा जनन तंत्र का भाग देखो अंडाशय होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनियाँ, एक शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता। चलो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर करा दिया ना। अब यहाँ से इन प्रश्नों को लिखो। इन प्रश्नों को इस वीडियो में मैं तो उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, जहाँ से भी आंसर मिलता है खोज के लिख लो। अगर नहीं मिलता है पूर्णतः तो सिंपल आप लोग कमेंट करो मैं किस लिए हूँ। ठीक है, पूरा का सलूशन बता दूंगा, नोट कर लेना और उसी को याद करके पेपर में चले जाना। टोटल 7 पेपर कराऊंगा, 7 पेपर अगर तैयार है तो 90 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है, ये भी मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो नोट करो। पहला कह रहा कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण की प्रकृति लिखना है और स्थिति। अगर हम वस्तु को कहाँ रखे हुए हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, तो बताना है आप लोगों को अवतल दर्पण में कि अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, स्थिति कैसी रहेगी, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है और 2 नंबर इसमें मिलेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब और आकृति और प्रकृति कैसा होगा। टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। तो अभी से मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं से आप दिमाग में नोट कर लो बात अभी मैं बता रहा हूँ कि देखो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण तो 2 होता है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और एक लेंस में भी होता है, लेंस में भी आप उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है, उसमें भी प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। देखो अभी 4 नंबर का आ गया ना पहले ही, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा रट जाना है आप लोगों को। ये तो न्यूमेरिकल आप लोगों का है, नोट कर लो, मिल जाएगा आपकी किताब में, अन्यथा मैं सॉल्व करा दूंगा इसको। कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु अगर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 नंबर का न्यूमेरिकल तो पूछना ही पूछना, उसको 10 नंबर का न्यूमेरिकल देगा ही देगा।
ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हल करके बता दूंगा आप लोगों को। हालांकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्या पढ़ूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 3 तक स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा में जो है, चौथा में 2 प्रश्न है, या तो चौथा में ये वाला प्रश्न करो या तो ये वाला करो। ठीक है, कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा मैं एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। कह रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और इसमें ब्रूसो का कार्य बताना है। ये देखो विद्युत जनित्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो एकदम रटा होना चाहिए, 6 नंबर के लिए आता है। और अथवा करके विद्युत मोटर वाला, तो ये दोनों टॉपिक तैयार होना चाहिए, दोनों में से एक ही करना होता है। हालांकि दोनों तैयार रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, एक विद्युत जनित्र वाला एक विद्युत मोटर वाला, तो दोनों में से कोई एक करोगे ना 6 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद उपभाग देखो, यहाँ पे सेकेंड आ गया। इसमें देखो स्क्रीनशॉट ले लो, 5वां कह रहा है कि यौगिक की संरचना सूत्र लिखना है, जैसे मेथनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनॉन 3, ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, इसमें कैसे यौगिक का संरचना सूत्र लिखता है, मैं एक वीडियो आप लोगों की स्पेशल बता दूंगा कि संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है किसी भी यौगिक का। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, यहाँ से एक प्रश्न बना तय है। ठीक है, यहाँ से तय है आप लोगों का एक प्रश्न बनना, तो अच्छे से नोट कर लो। 6वां प्रश्न देख लो, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए हुए हैं, जैसे 12, 17, 18, 20। पहला बताना कि तत्वों के नाम कौन होंगे। दूसरा है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या का आवर्त संख्या बताइए। टोटल 4 नंबर मिलेंगे इन दोनों प्रश्नों को उत्तर दोगे। इसका दोगे तो 2 नंबर, इसका दोगे तो 2 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ से तो बनना तय होता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न है, मतलब 6 को दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ये भी बहुत ईजी पोर्शन होता है, एक वीडियो इसके लिए भी मैं स्पेशल बनाऊंगा आप लोगों को, इसका तो हल बता ही दूंगा, लेकिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। देखो 2 दिखा दिया, दोनों को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे देखो CDEF, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगर वो नहीं आता है तो अथवा करके दिया है कि आप ये कर सकते हो कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया क्या होती है और कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। 6 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इससे सिंपल तो आप लोगों का वो है ऊपर वाला, संतुलित कैसे करते हैं, जान जाओगे ना तो बहुत आसान होता है, ये 6 नंबर तुरंत ले लोगे। इसमें तो आप लोगों का यहाँ पे अभिक्रिया लिखने के लिए बोला है, परिभाषा याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसका रूल अगर समझ लेते हो ना तो संतुलित आसानी से कर पाओगे। तो दोनों में बता दूंगा, इसको भी याद कर लेना, ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरह हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब देखो उपभाग तीसरा, ये लास्ट उपभाग है। इसमें बोला है, देखो पहला आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखे, लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखे, कायिक जनन किसे कहते हैं और हृदय का कार्य क्या होता है। देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चारों प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है, कोई रोक नहीं सकता है चारों प्रश्न की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, कमेंट करना कि सर मुझे पूरा सलूशन चाहिए, तो पूरा सलूशन आपको दिया जाएगा। 9वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि रसायन संश्लेषण क्या है। ठीक है, इसमें भाग लेने वाली 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखना है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो पाचक एंजाइमों के कार्य क्या होते हैं, 4 नंबर के लिए। इसके बाद 11वां प्रश्न, एक निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए, 3-3 नंबर मिलेगा आप लोगों को। कि डार्नीवाद, देखो डार्नीवाद लैमार्कवाद, ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तर्राटा होना चाहिए आप लोगों को, डार्नीवाद लैमार्कवाद। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाली परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर मिल जाएगा। तो ये देखो मैंने क्या कहा कि टोटल में 7 कोड बताऊंगा, 7 कोड बताऊंगा पेपर। अगर 7 पेपर का सलूशन अगर मैं करा दूंगा, उसको याद कर लिए, बस वही याद करना है, जितना भी 5-7 महीने टाइम आपके पास जितना भी बचा हो। ठीक है, बस इसको तो याद कर लोगे तो समझ लो कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हमने ये दिखा दिया। अगर पूरा सलूशन चाहिए तो कमेंट करना, अन्यथा खोज कर आप लिखना। ठीक है, और नहीं मिल रहा तो कमेंट कर देना, मैं सिंपल पूरा का पूरा टाइप करके आप लोगों का आंसर दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।